बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे XRD की, एक्स-रे डायफ्रैक्शन टेक्निक की, और इससे रिलेटेड जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। डायफ्रैक्शन क्या है, एक्स-रे क्या है, ब्रैग्स लॉ क्या है, मिलर इंडिसेस, प्लेन्स जहाँ से डायफ्रैक्शन होती है, उसके साथ साथ डायफ्रैक्शन पैटर्न को देखते हुए आप किस तरीके से अपने क्रिस्टलाइन मटेरियल को आइडेंटिफाई करते हैं, क्रिस्टल लैटिस को आइडेंटिफाई करते हैं, लैटिस पैरामीटर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो XRD से रिलेटेड हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ आज की इस वीडियो में हम जो है वो कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक डेफिनेशन से। व्हाट इज़ XRD? इट इज़ अ नॉन डिस्ट्रक्टिव एनालिटिकल टेक्निक used to identify and analyze the crystallographic structure, chemical composition and physical properties of material। सबसे पहले आपने ये फोकस करना है कि नॉन डिस्ट्रक्टिव इन नेचर टेक्निक होती है, ठीक है। यानी इससे आपका सैंपल जो है वो डैमेज नहीं होता। और उसके बाद जो है मेनली चीज़ ये है कि ये आपके क्रिस्टलोग्राफिक स्ट्रक्चर को जो है समझने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। यानी आपने कोई लेबॉर्ट्री के अंदर क्रिस्टलाइन मटेरियल सिंथेसाइज किया है। अब आप चाहते हैं कि ये जानना चाहते हैं कि क्या आपका मटेरियल जो आप बनाना चाहते थे वो बना है कि नहीं बना। तो आप सिंपली उसकी XRD करेंगे, और XRD आपको तमाम तर चीज़ें उस मटेरियल से रिलेटेड बताएगी कि आपका क्रिस्टलाइन मटेरियल कैसा है, उसके अंदर यूनिट सेल क्या है, कैसा है, ठीक है। यूनिट सेल की जो कंपोजिशन है वो कैसी है, उसके लैटिस पैरामीटर कैसे हैं, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो आपके क्रिस्टलाइन मटेरियल के बारे में बताएगी। उसके बाद उसकी केमिकल कंपोजिशन कैसी है, ठीक है। उसके अंदर जो एटम्स की अरेंजमेंट है वो किस तरीके से है, क्योंकि कंपोजिशन मेनली डिपेंड करती है किसी भी मटेरियल की कि उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स जो हैं वो किस तरीके से अरेंज हैं, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन मटेरियल में एटम्स या आयंस हैं या मॉलिक्यूल्स हैं वो किस तरीके से अरेंज हैं, उसकी केमिकल कंपोजिशन को XRD बताएगी। और जैसे ही केमिकल कंपोजिशन का आपको पता चलेगा, उससे आपको फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ का भी जो है उस मटेरियल का पता चल सकता है, ठीक है। क्योंकि फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ मेनली केमिकल कंपोजिशन के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो आपके मटेरियल से रिलेटेड ये तमाम तर चीज़ें एक्सरे डायफ्रैक्शन टेक्निक के ज़रिए हासिल की जा सकती हैं। नेक्स्ट है जी, इट इज़ बेस्ड ऑन इंटरेक्शन बिटवीन एक्सरेज एंड द एटम्स इन द क्रिस्टल लैटिस। इसका जो मेन काम है, मेन पर्पज़ है, बुनियाद है, उसमें क्या होता है कि आपकी जो है एक्स रेज की इंटरेक्शन करवाई जाती है एटम्स ऑफ द क्रिस्टल लैटिस के साथ, और जो उसके बाद जो एक्स रेज हैं वो डाइफ्रैक्ट होती हैं स्पेसिफाइड एंगल्स के ऊपर, और हमें डाइफ्रैक्शन पैटर्न जो है वो मिलता है। Scattering of X-rays by the atoms in crystalline material which results in the constructive interference at specific angle। के क्रिस्टलाइन मटेरियल में जो एटम्स हैं उनके ऊपर एक्सरे फाल करवाई जाती हैं। एक्सरेज जो हैं फिर उन एटम से स्कैटर होती हैं और स्पेसिफाइड एंगल पे जाके कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करके हमें डायफ्रैक्शन पैटर्न बना के देती हैं, और उस डायफ्रैक्शन पैटर्न से हम फर्दर अपनी मज़ीद इंटरप्रिटेशंस करके अपने क्रिस्टलाइन मटेरियल के फीचर्स को आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये इसका मेन जो है बेसिक पर्पज़ है, या आप कह सकते हैं कि मोटो है जिसके ऊपर ये काम करती है टेक्निक। और इसमें जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट स्पेसिफाइड एंगल है, इस चीज़ को आप थोड़ी देर बाद अच्छे से समझ जाएंगे जब हम ब्रैग्स लॉ को कवर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है जी, एक्स रेस के बारे में दो चार चीज़ें हैं। सबसे पहले तो क्योंकि ये आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की एक टाइप है और हाई एनर्जी होती हैं। इनकी जो वेवलेंथ है वो 0.01 से 10 नैनोमीटर होती है, और जो एनर्जी है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज में होती है। एक्स रेज जो है हम डायफ्रैक्शन के लिए इस पैटर्न में यानी इस टेक्निक में क्यों इस्तेमाल करते हैं, उसका साफ सा सुथरा सा जवाब ये है कि एक्स रे आर सुइटेबल फॉर डायफ्रैक्शन बिकॉज देयर वेवलेंथ इज कंपेरेबल टू द डिस्टेंस बिटवीन एटम इन क्रिस्टल। यानी क्रिस्टलाइन जो आपका मटेरियल है उसमें एटम्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के कंपेरेबल एक्स रेस की वेवलेंथ होती है, ठीक है। तो तभी हम इसको स्टडी करते हैं क्योंकि इनकी एक्स रेस की वेवलेंथ बहुत कम होती है, और एटम्स के दरमियान जो स्पेसिंग है ये उससे कंपेरेबल होती है, उसके बराबर बराबर होती है। इसलिए हम उसको जो है क्रिस्टल स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए एक्स रेस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मसलन ये मेरे पास एक एक्स रे है, और ये मेरे पास दो एटम क्रिस्टल में दो एटम्स के दरमियान डिस्टेंस है। तो इसकी जो वेवलेंथ है वो इस डिस्टेंस की क्या होगी,
तकरीबन तकरीबन बराबर, ये हमारे पास जो डिस्टेंस है इसके आलमोस्ट क्या होगी, बराबर बराबर होगी। दैट्स वाई हम इसको पढ़ने के लिए इस्तेमाल जो है वो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जी XRD के इस्तेमालात। जो मैंने आपको एक बेसिक थीम दे दिया, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में आप स्टडी करेंगे। सबसे पहले आपके मटेरियल की करेक्टराइजेशन के लिए XRD आप इस्तेमाल करते हैं कि आपको एक मटेरियल दिया गया, आपने उसकी XRD की, तो XRD पैटर्न डायफ्रैक्शन ग्राफ जो आपको मिला है उसको देखकर आप ये बता सकते हैं कि आपका मटेरियल अमोर्फस था या क्रिस्टलाइन। अमोर्फस मटेरियल में ये आपका एक डायफ्रैक्शन पैटर्न है, एक इधर है और एक इधर है। एक्स एक्सिस पे आप 2 थीटा लेते हैं, यानी पोजीशन की पीक्स जो हैं उसको आप 2 थीटा से जो है नोमिनेट करते हैं, और वाई एक्सिस पे आपकी पीक्स की इंटेंसिटी होती है। अब अमोर्फस के केस में जो आपका डायफ्रैक्शन पैटर्न आता है उसमें किसी किस्म की कोई शार्प पीक नहीं होती, मर्ज पीक होती है जैसे ये आपको नज़र आ रही है। लेकिन क्रिस्टलाइन मटेरियल के केस में हमारे पास जो है वो शार्प पीक्स जो हैं वो हमें मिलती हैं। तो आप देखते हैं कि अमोर्फस मटेरियल के केस में हमारे पास ब्रॉड और डिफ्यूज्ड पीक्स आती हैं जिनकी इंटेंसिटी भी क्या होती है, लो होती है। लेकिन क्रिस्टलाइन मटेरियल के केस में आपके पास जो पीक्स हैं वो शार्प होंगी, डिस्टिंक्ट होगी, सेपरेट होंगी, अलग-अलग, और ख़ास किस्म की 2 थीटा वैल्यूज़ पे उनकी इंटेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, हाई होगी। तो यहाँ आप ग्राफ से आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमोर्फस मटेरियल के केस में आपके पास ये डिफ्यूज्ड पीक्स हैं, ठीक है, और इनकी इंटेंसिटी भी रिलेटिवली लो होती है। लेकिन क्रिस्टलाइन मटेरियल के केस में हमारे पास जो है शार्प और डिस्टिंक्ट पीक्स हैं, और ख़ास 2 थीटा वैल्यू के ऊपर जो है ये इनकी इंटेंसिटी काफ़ी हाई है। तो इस तरीके से डायफ्रैक्शन पैटर्न को देखते हुए XRD करके आप अपने मटेरियल की नेचर को पता लगा सकते हैं कि वो अमोर्फस है या क्रिस्टलाइन। नेक्स्ट है जी क्रिस्टलोग्राफी एंड लैटिस पैरामीटर, कि आप अपने मटेरियल के जो क्रिस्टल टाइप है उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसके लिए भी आप XRD का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, XRD मेनली जो है वो आपके डिटरमाइंस द एटॉमिक अरेंजमेंट इन क्रिस्टल। तो आपके जो क्रिस्टल है, क्रिस्टलाइन मटेरियल है, उसके अंदर एटम्स की अरेंजमेंट कैसी है, आप XRD को इस्तेमाल करके उस अरेंजमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और जब आप एटम्स के अरेंजमेंट को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो आप उस मटेरियल का स्ट्रक्चरल एनालिसिस भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ XRD जो है हमें मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। लैटिस टाइप, आपका जो क्रिस्टलाइन मटेरियल है जिसको आप स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर लैटिस टाइप कौन सी है, ये अभी हम ब्रेवियस लैटिस की बात करेंगे तो ये उसके अंदर आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगी कि सिंपल क्यूबिक था, फेस सेंटर्ड था, बॉडी सेंटर्ड था, हेक्सागोनल था, किस टाइप का क्रिस्टल लैटिस जो है वो आपके मटेरियल के अंदर प्रेजेंट है। XRD से आप ये पता लगा सकते हैं। उसके बाद जब आपने ये देख लिया आपका मटेरियल के अंदर कौन सा लैटिस टाइप है, फिर उस क्रिस्टल लैटिस की पैरामीटर्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेंथ, एजेस हैं, एंगल्स हैं, इंटरप्लेनर डिस्टेंस को आप जो है फाइंड आउट कर सकते हैं XRD की बदौलत। क्रिस्टल जो आपने आइडेंटिफाई किया उसका साइज़ कितना है उसे भी आप जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपने जो क्रिस्टल आइडेंटिफाई किया है आपके मटेरियल में है, उस क्रिस्टल के यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है उसको भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हम फर्दर इन चीज़ों को एलेबोरेट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ब्रेवियस लैटिस है कि इट इज़ अ फंडामेंटल कंसेप्ट इन क्रिस्टलोग्राफी, कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए ये हमारे पास एक बहुत ही बुनियादी कंसेप्ट है। इट रिप्रेजेंट्स द डिस्टिंक्ट वेज इन विच ओरिएंट इन identical points atoms ions molecules can be arranged in 3D space to form a crystal। सिंपल सी इसकी कहानी है कि जब भी आपका कोई क्रिस्टलाइन मटेरियल होता है उसमें एटम्स हों, आयंस हों या मालिक्यूल्स हों, वो 3 डायमेंशन के अंदर अपने आप को एक पीरियोडिक अरेंजमेंट के साथ जो है तरतीब से वो अरेंज करते हैं, और हमारे पास एक बहुत ही प्यारा सा रेगुलर पैटर्न देखने को मिलता है। तो वो जो रेगुलर पैटर्न बनते हैं उन्हें आप ब्रेवियस लैटिस का ख़िताब देते हैं। तो कायनात में जितने भी मटेरियल्स हैं उनके अंदर टोटल 14 किस्म के जो हैं ब्रेवियस लैटिस पाए जाते हैं, और इनकी जो जिनकी ख़ास सिमेट्री और ज्योमेट्री होती है, जिनको हम उनकी एज लेंथेस ABC और जो उनके एंगल्स हैं अल्फ़ा, बीटा और गामा, इन 6 चीज़ों से डिटरमाइन करते हैं। तो इन 14 ब्रेवियस लैटिसेस को मिला के हमारे पास टोटल 7 क्रिस्टल सिस्टम्स जो हैं वो बनते हैं। याद रख लीजिएगा, पूरी कायनात में जितने भी अभी तक क्रिस्टलाइन मटेरियल हैं उनमें इन्हीं में से ही 14 में से ही कोई ना कोई क्रिस्टल लैटिस या यूनिट सेल पाया जाता है, उससे के अलावा कोई नहीं होता। ठीक है, तो मेरे पास सिंपली मैं आपको ये दिखाता हूँ। तो ये ब्रेवियस लैटिसेस है हमारे पास, ये 7 क्रिस्टल सिस्टम है मेनली।
ठीक है। ट्राइक्लिनिक है हमारे पास, मोनोक्लिनिक है, ऑर्थोरोम्बिक है, उसके बाद टेट्रागोनल है, क्यूबिक है, ट्राइगोनल है एंड हेक्सागोनल है। ये हमारे पास टोटल जो है 7 किस्म के क्रिस्टल सिस्टम हैं जो हमारी कायनात के जितने भी क्रिस्टलाइन मटेरियल हैं उनके अंदर पाए जाते हैं। फर्दर आगे इनके अंदर जो है हमारे पास ब्रेवियस लैटिसेस होते हैं, उनकी टाइप्स होती हैं। जैसे अगर हम क्यूबिक की बात करें तो इसमें एक सिंपल क्यूबिक होता है जिसे हम प्रिमिटिव का नाम देते हैं, ठीक है। एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक होता है, इसके बॉडी के सेंटर के अंदर एक और एटम प्रेजेंट होता है, और एक फेस सेंटर क्यूबिक है, यानी क्यूब के जितने भी फेसेस हैं उनके ऊपर भी एटम्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे, ठीक है। जो मेन है इसे हम प्रिमिटिव का नाम देंगे, बाकी इसकी फर्दर टाइप्स हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं क्यूबिक के अंदर 3 जो हैं वो हमारे पास ब्रेवियस लैटिसेस आते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है टेट्रागोनल है, इसमें हमारे पास 2 हैं। ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम में हमारे पास ये हैं, ये पहला प्रिमिटिव होगा, ठीक है। बाकी इनकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं। रोम्बोहेड्रल सिस्टम है, मोनोक्लिनिक है। तो ये सारे क्रिस्टल लैटिसेस जो हैं इन्हें हम ब्रेवियस लैटिसेस कहते हैं, और जितने भी क्रिस्टलाइन मटेरियल होंगे उनमें इन्हीं में से कोई ना कोई यूनिट सेल जो है वो पाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक हमारे पास एटॉमिक हार्डवेयर मॉडल होता है कि जो कहता है कि आपके क्रिस्टलाइन मटेरियल को जब आपने रिप्रेजेंट करना है तो उसमें जो एटम्स हैं उनको हार्ड सफ़ेयर की फॉर्म में आप जो है वो रिप्रेजेंट करें। तो ये जो मेरे पास ये सर्कल हैं ये एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इनमें जो डॉट्स हैं वो एटम के सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब ये एटम्स एक क्रिस्टलाइन मटेरियल में अपने आप को 3 डायमेंशन में अरेंज करते हैं तो एक रेगुलर पैटर्न मिलता है जिसे हम क्रिस्टल लैटिस कहते हैं, जिसे हम क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। ये जो क्रिस्टल लैटिस है, ब्रेवियस लैटिसेस हैं, यूनिट सेल क्या है, इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई हुई है, वो इसी प्लेलिस्ट में मौजूद है, ठीक है। यूनिट सेल के नाम से आप उसको वॉच कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड जितने भी आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे उस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो ये मैं आपको बता रहा था कि जो हमारे एक क्रिस्टलाइन मटेरियल में एटम्स की 3D अरेंजमेंट है उसे आप क्रिस्टल लैटिस का नाम देंगे, ठीक है। और ये जो आपके जो सर्कल के अंदर एटम्स के सेंटर हमने डॉट से रिप्रेजेंट किए हैं इन्हें हम लैटिस पॉइंट्स कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम जब ब्रैग्स लॉ करेंगे वहाँ पे हमने ये सिर्फ सेंटर के जो डॉट्स हैं वो बनाने हैं। तो ये याद रखिएगा ये डॉट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं एटम्स को, कि क्रिस्टल लैटिस के अंदर एटम्स जो हैं वो अरेंज हुए हैं, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक क्यूबिक यूनिट सेल जो है वो इसके अंदर बन रहा है। तो जब आपको ज्योमेट्री ऑफ यूनिट सेल पता लग जाती है तो आप उससे क्रिस्टलाइन मटेरियल के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। यूनिट सेल क्या है कि ये सिंपलेस्ट रिपीटिंग यूनिट है जो कि एक क्रिस्टलाइन मटेरियल में रिपीट होता है। जैसे यहाँ पे ये क्यूब है, इसी तरीके से एक क्यूब इसका आगे भी इस तरीके से यहाँ पे बना होगा, और ये इस तरीके से अपने आप को रिपीट करता हुआ चलता जाएगा। तो ये हमारे पास पूरा, अगर आपका क्रिस्टलाइन मटेरियल जो है वो क्यूबिक है तो उसके अंदर ये क्यूबिक यूनिट सेल होगा जो अपने आप को रिपीट करेगा। तो मैंने आपको अभी भी बताया कि इन चीज़ों को बेहतर तौर पे समझने के लिए सेपरेट वीडियो आपको जो है वो बनाई हुई है, तो आप उसको वॉच कर लीजिएगा, आपको ये जो है बेहतर अंदाज में समझ आ जाएंगी। तो उसके बाद हम बात करते हैं लैटिस के जो यूनिट सेल के पैरामीटर्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई है और ये जी है, ठीक है। ये हमारे पास एक क्यूबिक यूनिट सेल है, तो एक्स एक्सिस पे जो ये लेंथ है यूनिट सेल की इसे मैं ए के नाम से कहता हूँ, ठीक है। और वाई एक्सिस पे जो यूनिट सेल की एज लेंथ है वो बी है, और जी एक्सिस पे जो हमारे पास यूनिट सेल की एज लेंथ है वो सी है, ठीक है। इसी तरीके से 3 एंगल्स भी हमारे पास होते हैं इनके दरमियान। जो ए और बी के दरमियान एंगल है वो गैमा है, ठीक है। बी और सी के दरमियान अल्फ़ा है, और ए और सी के दरमियान बीटा है। तो हमारे पास एक यूनिट सेल में 6 पैरामीटर्स हैं, लेंथ है उसकी 3 एज लेंथीज हैं, ठीक है, ए बी और सी, और 3 एंगल्स हैं हमारे पास अल्फ़ा बीटा और गामा। ये 6 पैरामीटर्स आइडेंटिफाई करते हैं हर यूनिट सेल को, उसकी ख़ास ज्योमेट्री बनाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप यहाँ पर जो है वो देखें, यहाँ पर, ठीक है, ये आपको पूरी डिटेल उन्होंने दी है कि ट्राइक्लिनिक सिस्टम में जो आपकी लेंथीज हैं A1 A2 और A3, इसे आप ABC भी कह सकते हैं, वो तीनों बराबर नहीं होती, और जो एंगल हैं वो भी तीनों डिफरेंट होते हैं। समझ आ रही बात की? अगर आप सिंपल क्यूबिक को देखें तो इसमें आपकी तीनों लेंथीज A1 A2 और A3 बराबर होती हैं, यानी ABC तीनों एज लेंथीज इक्वल होंगी, और अल्फ़ा बीटा और गामा तीनों एंगल 90 डिग्री के होंगे। तो ये हर क्रिस्टल लैटिस में
एज लेंथीज और जो आपके ये एंगल हैं ये डिटरमाइन करते हैं कि आपके क्रिस्टल की जो यूनिट सेल की ज्योमेट्री है वो कैसी होगी। अगर लेंथ इक्वल है तो फिर क्या होगा, अगर लेंथ इक्वल नहीं है तो फिर कैसी ज्योमेट्री आएगी। अगर जो है एंगल 90 का है तो फिर क्यूबिक होगा, अगर एंगल 90 के तीनों नहीं है तो फिर क्या होगा। तो ये 6 की 6 चीज़ें आपके यूनिट सेल की ज्योमेट्री को आइडेंटिफाई करती हैं, ठीक है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो XRD में हमें बहुत पढ़नी है, वो है जी प्लेन्स और मिलर इंडिसेस, ठीक है। हर यूनिट सेल का जो है ख़ास प्लेन होते हैं, यानी आप क्रिस्टल लैटिस में ही कह सकते हैं। तो हमारे पास उस प्लेन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्पेशल इंटीजर का कम्बिनेशन होता है जिसे हम मिलर इंडिसेस का नाम जो है वो देते हैं, ठीक है। मिलर इंडिसेस क्या हैं? These are a set of integers that describe the orientation of lattice plane in crystal structure। ठीक है कि आपके क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कोई एक स्पेसिफिक प्लेन है, उस प्लेन की ओरिएंटेशन को आप किससे डिस्क्राइब करेंगे कि ये प्लेन किस ओरिएंटेशन में जो है वो फैला हुआ है। तो उस प्लेन की ओरिएंटेशन को बताने के लिए हम 3 मिलर इंडिसेस जो हैं उस कम्बिनेशन को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे मेरे पास ये एक यूनिट सेल है, ठीक है, क्यूबिक है, और इसके अंदर ये ऊपर वाला जो प्लेन है जो मैंने हाईलाइट किया है, मैं चाहता हूँ कि मुझे पता लगे कि इस प्लेन को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा। तो इसके सिर्फ 2 ही बेसिक रूल हैं, आपने सिर्फ उसको समझना है क्योंकि ये हमारा मेन टॉपिक नहीं है तो मैं इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। सिंपली आपने ये रखना है कि अगर आपका प्लेन जो है वो जिस एक्सिस को कट कर रहा होगा, इंटरसेक्ट कर रहा होगा, उसको आपने 1 वैल्यू दे देनी है, और जो आप जिस एक्सिस के आपका प्लेन पैरेलल जाएगा उसको आपने 0 की वैल्यू देनी है, क्योंकि वो प्लेन उस एक्सिस के पैरेलल रहेगा और कभी भी उसको इंटरसेक्ट नहीं करेगा। मिसाल के तौर पे मैं इसी प्लेन की बात करता हूँ, तो आप ये देखते हैं कि ये प्लेन, ये हमारा जी एक्सिस जा रहा है और ये प्लेन उसे कट कर रहा है, ठीक है, ये प्लेन उसे कट कर रहा है। तो एच के एल में जो एल वाली वैल्यू है वो जी की होगी, तो ये 1 मैंने ले ली। अब इसमें देखें जो एक्स एक्सिस है वो इस तरफ जा रहा है और प्लेन भी जो है वो इस तरफ जा रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इसके लिए मैंने 0 ले ली, ठीक है, वाई एक्सिस के लिए। तो एल की के की वैल्यू भी मेरे पास 0 आ जाएगी। इसी तरीके से अगर आप ये गौर से देखें तो ये हमारा एक्स एक्सिस जा रहा है और ये हमारा प्लेन जा रहा है, तो ये भी एक दूसरे की क्या है, पैरेलल हैं। ये प्लेन कभी भी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो इसके लिए यानी एच की वैल्यू भी आपने क्या ले लेनी है, 0। तो 0 0 1 इस प्लेन की रिप्रेजेंटेशन है कि ये प्लेन आपका कहाँ पे मौजूद है। इसी तरीके से ज़रा आप दूसरे इसको समझें एग्जांपल को, तो इसमें ये प्लेन इस साइड पे मौजूद है। अब देखें एक्स एक्सिस इधर आ रहा है और ये प्लेन उस एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, इंटरसेक्ट, तो मैंने एच की वैल्यू 1 ले ली। अच्छा, उसके बाद वाई एक्सिस इधर जा रहा है और ये प्लेन भी इधर जा रहा है और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो के की वैल्यू 0। इसी तरीके से जी एक्सिस ऊपर की तरफ जा रहा है और ये प्लेन भी ऊपर की तरफ जा रहा है और इनमें सेपरेशन है, यानी ये एक दूसरे के पैरेलल जा रहे हैं, तो इसके लिए भी आप जी की वैल्यू क्या लोगे, 0। तो मिलर इंडिसेस आपका आ गया 1 0 0। तो इस प्लेन को रिप्रेजेंट करने के लिए आपका जो मिलर इंडिसेस है वो क्या है, 1 0 0। सिंपली एक और मेरे पास एग्जांपल है, ये हमारे पास एक प्लेन है जिसे मैंने हाईलाइट किया है। अब आप ये देखें कि ये वाई एक्सिस जा रहा है और ये प्लेन उसे क्या कर रहा है, कट कर रहा है, तो मेरे पास के की वैल्यू 1 आ गई। एक्स एक्सिस ये जा रहा है, प्लेन ये जा रहा है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल मूव करेंगे पूरे क्रिस्टल लैटिस में, तो इसलिए ये इसके लिए वैल्यू 0 हो गई। और इसी तरीके से जी एक्सिस ये जा रहा है और ये प्लेन ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है कि ये पूरे क्रिस्टल लैटिस में इस तरफ जाएगा और ये पैरेलल रहेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो जो है एच के एल यानी एल की वैल्यू भी 0। तो इसका मिलर इंडिसेस 0 1 0 हो गया। इसी तरीके से हमारे पास एक और प्लेन है। अब आप इस प्लेन को देखें तो ये जो है ये जी एक्सिस जा रहा है, ये प्लेन उसको भी कट कर रहा है, ये एक्स एक्सिस जा रहा है, ये प्लेन उसको भी कट कर रहा है, और ये वाई एक्सिस जा रहा है, तो ये प्लेन जो है अगर मैं इस प्लेन को आगे बढ़ाता जाऊँ तो ये वाई एक्सिस को भी कट करेगा। तो ये तीनों को फुल एज लेंथ पे कट कर रहा है, तो मैंने इन तीनों के लिए 1 1 1 की वैल्यू ले ली, ये एच के एल के मिलर इंडिसेस आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है स्पेसिफिक प्लेन को मिलर इंडिसेस जो है वो अलॉट करते हैं। अब कहानी ये है समझाने का, मिलर इंडिसेस मतलब ये था कि आपका मटेरियल क्रिस्टलाइन है, ठीक है, ये जैसे मेरे पास ये क्रिस्टलाइन मटेरियल है, उसमें एक स्पेसिफिक ये प्लेन है, लेट्स सपोज ये एक प्लेन है, यहाँ से एक्सरेज आएंगी, इस प्लेन से डायफ्रैक्ट होंगी,
तो हमारे पास इस प्लेन के एक ख़ास मिलर इंडिसेस होंगे। हम ये बताएंगे कि ये जो एक्स रेज डाइफ्रैक्ट हुई हैं ये इस प्लेन से हुई हैं और उसके मिलर इंडिसेस ये हैं। और फिर उन मिलर इंडिसेस को हमने पढ़कर ये अंदाज़ा लगाना है कि हमारे पास जो है ये यूनिट सेल कौन सा था। ये अभी हम जब इंडेक्सिंग ऑफ डाइफ्रैक्शन पैटर्न पढ़ेंगे ये बात आपको तभी समझ आएगी। तो मेन चीज़ ये है कि इन प्लेन्स का आपको पता होना ज़रूरी है, मिलर इंडिसेस का आपको पता होना ज़रूरी है। मिलर इंडिसेस एक्चुअली एड्रेस हैं कि अगर आपके यूनिट सेल में या क्रिस्टल स्ट्रक्चर में एक प्लेन है स्पेसिफिक जो इस तरीके से मूव कर रहा है, लेट्स सपोज पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर में ये जो प्लेन है ये वाला, ये ऐसे पूरा प्लेन मूव करता जाएगा पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर में ये वाला, ठीक है। तो ये इस प्लेन का एड्रेस क्या होगा, उसका एड्रेस मिलर इंडिसेस ने आपको दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पता हो कि इस प्लेन से अगर एक्स रे डाइफ्रैक्ट हो रही हैं तो उस प्लेन के मिलर इंडिसेस क्या हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं अपनी अगली कहानी के ऊपर। डाइफ्रैक्शन क्या है। अब हमने अपने क्रिस्टलाइन मटेरियल पे एक्स रेज फॉल करवाई। डाइफ्रैक्शन अकर्स व्हेन एक्स रे इनकाउंटर्स अ पीरियोडिक स्ट्रक्चर सच एज लैटिस प्लेन्स इन द क्रिस्टल, ठीक है। यानी जो आपके क्रिस्टल स्ट्रक्चर में लैटिस प्लेन बने हुए हैं, जब एक्सआरडी उन पे फॉल करेगी तो वहाँ पे डाइफ्रैक्शन का फिनोमेना होगा। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ डाइफ्रैक्टेड रेज प्रोड्यूस डिटेक्टेबल पीक्स विच गिव इन्फो अबाउट द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। एक्स रेज फॉल करेंगी मटेरियल के ऊपर, उसके बाद वो वहाँ से डाइफ्रैक्ट होंगी। डाइफ्रैक्ट होने के बाद एक्स रेज जो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी और हमारे पास स्पेशल पोजीशन के ऊपर पीक्स आएंगी, ग्राफ बनेगा और उन पीक्स को समझकर हम अपने मटेरियल के बारे में इंफॉर्मेशन निकालेंगे। अब सवाल ये है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगी। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमेशा तभी होगी जब ब्रैग्स लॉ को फॉलो किया जाएगा। ब्रैग्स लॉ क्या कहता है कि व्हेन एक्स रेज आर स्कैटर्ड फ्रॉम क्रिस्टल लैटिस पीक्स ऑफ स्कैटर्ड इंटेंसिटी आर ऑब्जर्व्ड, कि जब एक्स रेज क्रिस्टल लैटिस से स्कैटर होती हैं तो हमारे पास पीक्स जो हैं वो बनती हैं ख़ास किस्म की इंटेंसिटी की। लेकिन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तभी होगी, यानी पीक्स हमें सिर्फ तभी मिलेंगी जब क्या है, पहली कंडीशन है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होना चाहिए एंगल ऑफ स्कैटरिंग के। दूसरा है कि पाथ लेंथ डिफरेंस इज इक्वल टू एन इंटीजर नंबर ऑफ वेवलेंथ। जब ये दो कंडीशन फॉलो होंगी तब एक्स रेज आपके मटेरियल से डाइफ्रैक्ट होने के बाद कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी और तभी ही आपको पीक्स मिलेंगी और डाइफ्रैक्शन पैटर्न ग्राफ आपको मिलेगा। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होंगी, एक्स रेज डाइफ्रैक्ट होने के बाद डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर जाएंगी और आपको कोई पीक्स या ग्राफ नहीं मिलेगा, आप अपने मटेरियल को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। अब हम थोड़ा सा इनको एलेबोरेट करते हैं। मिसाल के तौर पे ये मेरे पास एक क्रिस्टल लैटिस है, ठीक है। ये लैटिस पॉइंट्स है अंदर, मैंने आपको पहले बताया था ये डॉट्स एटम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये मेरे पास एक पहली एक्स रे है, ये इस तरीके से आई, इस एटम से टकराई और यहाँ से क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। इसी तरीके से मेरे पास एक और एक्स रे आई सेकंड, वो इस एटम से रिफ्लेक्ट हुई और ये ऐसे डाइफ्रैक्ट हो गई। अब मैंने क्या किया, मैं ऐसा करता हूँ कि ये जो मेरे पास यहाँ तक है, मैं इसको थोड़ा सा इस साइड से बढ़ा देता हूँ, ठीक है। और इस रे को भी यहाँ से इस साइड पे ऐसे बढ़ा देता हूँ। तो ये मेरे पास पॉइंट जो है बी और बी डैश पे इंटरसेक्ट करेंगी। अब अगर आप गौर करो, इन दोनों रेज ने यहाँ से लेके यहाँ तक बराबर फासला तय किया है और इन दोनों रेज ने यहाँ से लेके यहाँ तक बराबर फासला तय किया है। लेकिन जो आपकी रे 2 है उसने ये वाला जो फासला है बी से ओ तक और ओ से बी डैश तक, ये वाला फासला ज़्यादा तय किया है। आप गौर करें, ठीक है, कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये दोनों रेस पैरेलल हैं, बराबर फासला तय किया है। इसी तरीके से ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये दोनों रेस पैरेलल हैं, इक्वल डिस्टेंस इन दोनों ने ट्रैवल किया है। लेकिन जो रे 2 है उसने ये वाला जो डिफरेंस है, ये वाला पाथ है, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये इजाफी तय किया है। और यही पाथ डिफरेंस वो कहता है किसके इक्वल होना चाहिए, इंटीजर नंबर ऑफ वेवलेंथ। यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि जो आपका बी ओ है, बी ओ और ओ बी, ये जो पाथ डिफरेंस है इसका सम जो है, यानी ये टोटल पाथ डिफरेंस है ना दोनों रेस का, ये किसके बराबर होना चाहिए, इंटीजर मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ के। अगर ये कंडीशन होगी तभी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, वरना आपके पास पीक्स जो हैं वो नहीं बनेगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगी, ठीक है। पाथ डिफरेंस एक्चुअली क्या है कि दो रेज में
जो एक रे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है वो कितना डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल करती है, यानी कितना पाथ उसने ज़्यादा तय किया है। आप उसका डिफरेंस निकाल लो। सिंपली मैंने आपको बताया, आपने इसको ऐसे एक्सटेंड कर देना है, इसको ऐसे। तो यहाँ से यहाँ तक तो दोनों पैरेलल हैं और यहाँ से यहाँ तक भी दोनों पैरेलल हैं, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया। लेकिन रे 2 ने ये वाला जो डिस्टेंस है ये ज़्यादा ट्रैवल किया है। वो कहता है कि ये वाला जो पाथ डिफरेंस है दोनों का, ये किसके इक्वल होना चाहिए, इंटीजर मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ ऑफ एक्स रे होना चाहिए। जब ये इसके बराबर होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, तभी हमारे पास डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा। उसके बाद जो है दूसरी कंडीशन थी ये वाली, तो ये रे आ रही है यहाँ से, ये डिफ्रैक्ट होगी, ये वाला जो एंगल बन रहा है θ1 ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ये रिफ्लेक्ट होकर डिफ्रैक्ट होकर जा रही है, और ये जो एंगल बन रहा है θ2 ये आपका एंगल ऑफ स्कैटरिंग है। तो ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर। अब मेरे पास जो है ये जो पोर्शन है सारा, ये मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो आप अगर गौर करें तो यहाँ हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन रही हैं, ठीक है। हम जो है ट्राइंगल देख लेते हैं, एक है ए बी और ओ, और दूसरी है ए बी डैश और ओ। ये मैंने इन दोनों ट्राइंगल्स को सेपरेट कर लिया। अब ये जो थीटा एंगल है और एक ये वाला थीटा एंगल है, इसको हमने जो है वो मालूम करना है, और जिससे हमारे पास ब्रैग लॉ की डेरिवेशन आ जाएगी। सिंपल बात है, ये जो थीटा के सामने वाला जो होता है इसे आप प्रीपेंडिकुलर कहते हैं, ठीक है। वैसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। अच्छा, ये थीटा के सामने वाला जो है इसे आप प्रीपेंडिकुलर कहते हैं। सेम इस केस में भी थीटा के एंगल के सामने वाला जो होगा ये प्रीपेंडिकुलर है, ये आपका हाइपोटेनियस है, ये बेस है, ये आपका हाइपोटेनियस है, ये बेस है। अब आप सिंपल साइन थीटा इसके ऊपर लगाएंगे। साइन थीटा क्या कहता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, ठीक है। पाकिस्तान हमारा, तो साइन थीटा है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है, बी ओ, और हाइपोटेनियस क्या है, ए ओ। तो ये आपने लिख दिया साइन थीटा इज इक्वल टू बी ओ ओवर ए ओ, ठीक है। तो ओ ए जो है ये आपके पास एक्चुअली क्या है, इंटरप्लेनर डिस्टेंस है। यहाँ आपके पास ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये दो जो एटम्स हैं इनके दरमियान में, या दो प्लेन ये जो जा रहे हैं, ये एक प्लेन ये दूसरा प्लेन, ये एक प्लेन जा रहा है ये दूसरा प्लेन जा रहा है, इनमें जो दो डिस्टेंस है उसे आप कहते हैं इंटरप्लेनर डिस्टेंस डी, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है ओ ए जो है ये इंटरप्लेनर डिस्टेंस के बराबर है, ठीक है। तो हम इसी को यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। तो ओ ए को मैंने किसके बराबर ले लिया, डी के, ठीक है। तो यहाँ पे डी आ गया, बी ओ की वैल्यू निकाल लो, डी साइन थीटा। सिंपली इसी तरीके से आपने इधर भी चलना है। साइन थीटा आप निकालेंगे ओ बी डैश ओवर ओ ए, साइन थीटा इज इक्वल टू ओ बी डैश ओवर डी। ये जो ओ ए है ये आपका इंटरप्लेनर डिस्टेंस है, डी के बराबर है, ठीक है। तो ओ बी डैश की वैल्यू आ जाएगी डी साइन थीटा। अब बी ओ और ओ बी डैश की वैल्यू को आपने वहाँ अपने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन में अप्लाई करना है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में उसने कहा था कि जो पाथ डिफरेंस है वो एन लैम्डा के बराबर होना चाहिए। पाथ डिफरेंस जो रे 2 ने ज़्यादा फासला तय किया वो बी ओ प्लस ओ बी के इक्वल था, तो मैंने इसको बराबर ले लिया। बी ओ की वैल्यू डी साइन थीटा, ओ बी डैश की वैल्यू डी साइन थीटा, पुट किया एन लैम्डा, तो हमारे पास आ जाएगा 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा विच इज़ कॉल्ड ब्रैग्स लॉ। ब्रैग्स लॉ में ये जो हमारे पास n है ये हमारे पास सिंपल ऑर्डर ऑफ डाइफ्रैक्शन है, इंटीजर है। टिपिकली हम इसे 1 ही कंसीडर करते हैं, और आगे जो हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं उसमें भी ये 1 ही होगा। लैम्डा जो है वेवलेंथ ऑफ एक्स रे है, एंगल थीटा जो है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ब्रैग्स एंगल है, और डी जो है इंटरप्लेनर डिस्टेंस है। डी स्पेसिंग को कैलकुलेट करने के लिए आप मुख्तलिफ फार्मूलाज को इस्तेमाल करते हैं। हर लेटिस के लिए क्यूबिक होगा तो 1/d² इज इक्वल टू h² प्लस k² प्लस l² डिवाइडेड बाय a²। ए लैटिस पैरामीटर है, लेंथ है, और एच के एल आपके मिलर इंडिसेस हैं, ठीक है। टेट्रागोनल के लिए ये है। तो इस तरीके से ये हमारे पास डी स्पेसिंग के मुख्तलिफ फार्मूलाज हैं, आप हर जो है क्रिस्टल लैटिस के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक छोटा सा न्यूमेरिकल है हमारे पास कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रॉन्शियम टाइटेनियम ऑक्साइड इज क्यूबिक। तो वो बता रहा है कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है इसका वो क्या है, क्यूबिक है। स्पेस ग्रुप PM3M, इसकी अभी हम बात करते हैं, विद द यूनिट सेल। ये उसकी पूरी क्रिस्टल स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब कर रहा है कि कैसा है। एज लेंथ उसने दी है हमारे पास, ए जो है वो कितनी है, 3.90 एंगस्ट्रॉम। कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड टू थीटा पोजीशन ऑफ फर्स्ट 3 पीक्स इन द डिफ्रैक्शन पैटर्न इफ़ द रेडिएशन इज कॉपर के अल्फ़ा, और उसकी वेवलेंथ कितनी है, 1.54 एंगस्ट्रॉम। यानी वो कह रहा है कि आपके पास एक क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसकी
पहली तीन जो पीक्स हैं उनके एच के एल वैल्यूज़ को देखते हुए जो है वो आप उनकी टू थीटा पोजीशंस को कैलकुलेट करो कि वो पीक्स कहाँ कहाँ पर आएंगी। कॉपर जो है ये के अल्फ़ा में ये बता रहा है कि जो एक्स रेज़ हैं वो कॉपर की मेटल से जो है वो निकाली गई हैं, ठीक है। और ये एक्स रेज़ कैसे बनती हैं ये आप फर्स्ट ईयर के चैप्टर से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं जो उस एक्स रेज़ की वेवलेंथ है वो कितनी है, 1.54 एंगस्ट्रॉम। इसको आपने याद रखना है क्योंकि मोस्टली न्यूमेरिकल में ये इस्तेमाल होती है। अच्छा, उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें दी गई PM3M। PM3M क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें जो पहला वर्ड है लेटर, कैपिटल लेटर, ये लैटिस टाइप को बताता है, यानी P से प्रीमिटिव। जो मैंने अभी आपको ब्रेविस लैटिस दिखाए थे, तो ये जो है प्रीमिटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो M है इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ मिरर प्लेन्स, कि आपके जो है पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कौन कौन से मिरर प्लेन्स जो हैं वो मौजूद है, ठीक है। उसके बाद जो 3 है ये आपका 3/4 रोटेशनल एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, जिसके ज़रिए आप क्यूबिक को उसके डायगोनल्स पे जो है वो रोटेट कर सकते हैं। जो तीसरा एम है, सेकंड एम सॉरी, वो रिप्रेजेंट करता है कि इंडिकेट एडिशनल मिरर प्लेन्स परपेंडिकुलर टू द फर्स्ट, कि और जो मिरर प्लेन्स है आमने सामने एक दूसरे के, मिरर प्लेन्स का मतलब होता है जो एक दूसरे के सामने प्लेन्स होते हैं, और ये प्लेन्स जो हैं ये पहले वाले मिरर प्लेन्स के परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। और ये एक्चुअली PM3M है क्या, ये एक शॉर्ट हैंड नोटेशन है फ्रॉम द इंटरनेशनल टेबल्स फॉर क्रिस्टलोग्राफी। इंटरनेशनल टेबल्स फॉर क्रिस्टलोग्राफी में हर क्रिस्टलाइन मटेरियल को एक शॉर्ट हैंड नोटेशन दी गई है जो उस क्रिस्टल के जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन बताएगी। मसलन अगर ये PM3M दिया गया है तो ये आपको बता देगा कि ये आपका लैटिस टाइप प्रीमिटिव है, इसमें मिरर प्लेन्स के कैसे हैं, ठीक है, मौजूद हैं कि नहीं है, उसका 3/4 रोटेशनल एक्सिस कैसा है, और उसके बाद जो एडिशनल मिरर प्लेन्स है ये। तो ये एक वो नोटेशन है जो हमें स्पेशल स्पेस ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, ठीक है। अब याद रखिएगा फर्स्ट लेटर मैंने आपको बताया नेचर ऑफ यूनिट सेल के बारे में बताएगा। प्रीमिटिव के लिए आप P यूज़ करते हैं, फेस सेंटर के लिए F और बॉडी सेंटर के लिए I। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले उसने ये क्वेश्चन में कहा है कि तीन जो है आप पीक्स जो हैं पहली क्यूबिक की, उनके लिए आप 2 थीटा पोजीशन को कैलकुलेट करो। तो सबसे पहले आपने रिकॉग्नाइज द HKL वैल्यूज़ फॉर द फर्स्ट फ्यू पीक्स। जो क्या कहते हैं क्यूबिक सिस्टम में पहली 3 पीक्स होती हैं या पहली चंद एक पीक्स, उनका आपको पता होना चाहिए। ये कैसे आप निकालेंगे ये अभी थोड़ी देर बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप ये सिर्फ याद रखें कि जो यूनिट सेल है उसकी नेचर आपको पता चल गई है, क्यूबिक है, उसकी चंद पहली पीक्स होती हैं 100 पे, 110 पे, 111, 200, 210, 211, 220, और इस तरीके से ये मामला ये चलता है। प्रिमिटिव क्यूबिक की ये पहली कुछ पीक्स हैं। हमें सिर्फ पहली 3 पीक्स यानी ये 100, 110 और 111, इनके लिए 2 थीटा पोजीशन को कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब HKL की वैल्यूज़ आपके पास आ गई हैं। आपने सिंपली डी स्पेसिंग का फार्मूला लगाना है क्यूबिक के लिए, 1/d² इज इक्वल टू h² प्लस k² प्लस l² ओवर a²। यहाँ आप वैल्यूज़ जो हैं वो पुट करेंगे और फिर जो है तीसरे स्टेप में आप क्या करेंगे, क्या कहते हैं, उस डी की वैल्यू को इस्तेमाल करते हुए ब्रैग्स लॉ के ज़रिए जो है वो हम थीटा को कैलकुलेट करेंगे, 2 थीटा वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो पहली पीक है हमारे पास, उसके लिए HKL की वैल्यू है 100। तो 1/d² के फार्मूले में मैंने इसको पुट किया, सिंपली इसको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, d² आ जाएगा 15.21 के। तो मैंने इसका जो है अंडर रूट ले लेना है 15.21 का, तो हमारे पास डी स्पेसिंग है 3.9 एंगस्ट्रॉम। इस डी स्पेसिंग की वैल्यू को मैंने यहाँ ब्रैग्स लॉ से ये फार्मूला जो कैलकुलेट किया है इसके अंदर पुट कर देना है। मैंने अभी बताया एन इंटीजर है, उसको 1 ही समझना है आपने, तो sin थीटा इज इक्वल टू λ/2d। इसके अंदर आपने डी की वैल्यू को पुट किया, पुट करने के बाद आपने जो है इसको साइन इन्वर्स किया इधर ला के, तो आपके पास थीटा आ गया 11.38 डिग्री। हमें 2 थीटा चाहिए, पोजीशन चाहिए, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो जी, हमारी जो है आ गई। तो वो इसका मतलब ये है कि जो आपकी डायफ्रैक्शन होगी 100 प्लेन से, उसकी पीक जो है वो 22.77 पोजीशन पर होगी ग्राफ के अंदर। समझ आ गई बात की। नेक्स्ट पीक 2 थी हमारे पास, HKL है इसका 110। सेम उसी तरीके से डी आपने कैलकुलेट करना है, डी की वैल्यू इस फार्मूले में पुट करनी है, तो आपके पास जो है थीटा आ जाएगा। थीटा को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास ये आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि क्यूबिक सिस्टम में जो आपका प्लेन 110 है उससे जो डायफ्रैक्शन होगी और जो पीक बनेगी उसकी पोजीशन कहाँ पर होगी, 32.39 डिग्री पे,
ठीक है। इसी तरीके से पीक 3 का भी आपने निकाल लेना है। तो ये तरीका था कि अगर आपको क्या कहते हैं कहा जाए कि किसी भी क्यूबिक है और वो प्रिमिटिव है या फेस सेंटर्ड है या बॉडी सेंटर्ड है, उसकी पहले 3 या 4 पीक्स की अगर आपको कहा जाए कि पोजीशन फाइंड आउट करो, तो वो आप इस मेथड के ज़रिए फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी बात इंडेक्सिंग ऑफ डायफ्रैक्शन पैटर्न की। ये क्या है? अभी हमने ये पढ़ा कि अगर हमें जो है वो HKL वैल्यूज़ दी गई थी, मिलर इंडिसेस, वो भी हमने फाइंड आउट कर ली। तो मिलर इंडिसेस के ज़रिए आपने उन पीक्स की जो पोजीशन है 2 थीटा, उसको कैसे आइडेंटिफाई किया। अब हमने इसका रिवर्स चलना है, मतलब अगर हमें ग्राफ में पीक्स दे दी हैं, 2 थीटा पोजीशंस दे दी हैं, तो 2 थीटा पोजीशन को देख के आपने HKL की वैल्यूज़ मिलर इंडिसेस को कैसे फाइंड आउट करना है। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, अभी हमने जो सवाल किया, हमने ये सीखा कि अगर हमें ये जैसे यहाँ पे HKL की वैल्यूज़ दी गई थी, प्रिमिटिव क्यूबिक की हमें पता होती हैं कि ये पहली 3 पीक्स हैं, HKL की वैल्यूज़ हमारे पास हैं, इनको इस्तेमाल करके हमने पोजीशन जो है पीक की निकाली, यानी 2 थीटा कैलकुलेट किए पीक्स के, जैसे यहाँ पे किया। तो अब हमने इसका रिवर्स करना है, मतलब हमें 2 थीटा दिया गया है, यानी हमें जो है वो पोजीशन दी गई है 2 थीटा। अब हमने इससे HKL की वैल्यूज़ निकालनी है कि ये पोजीशन जो आई है, ये पीक जो है, ये किस प्लेन से डायफ्रैक्ट होके आई है, उस प्लेन के मिलर इंडिसेस बताओ। इस अमल को आप इंडेक्सिंग ऑफ डायफ्रैक्शन पैटर्न कहते हो, कि आपको एक डायफ्रैक्शन पैटर्न दिया गया है, ठीक है। मैं आपको ग्राफ दिखाता हूँ। लेट्स सपोज ये मेरे पास एक ये ग्राफ है डायफ्रैक्शन पैटर्न, ठीक है। इसमें मेरे पास जो है एक्स एक्सिस पे मेरे पास ये 2 थीटा पोजीशंस हैं और वाई एक्सिस पे मेरे पास यहाँ पे इंटेंसिटी है, ठीक है। अब इसमें ये एक पीक मेरे पास आई है, ये 30 यहाँ पर है, 40 यहाँ पर है, तो आप समझ लीजिए 38 डिग्री पे है, 38 डिग्री पे है, यानी इसकी 2 थीटा की वैल्यू 38 डिग्री है। तो वो कहता है कि अगर आपको ये पीक यानी ग्राफ दे दिया, पीक में उसकी पोजीशन दे दी 2 थीटा, अब बताओ कि ये जो पीक है उसके मिलर इंडिसेस कैसे हैं, इसको आप कैसे फाइंड आउट करोगे, यानी ये पीक किस प्लेन से डायफ्रैक्ट होके आई है, तो उस प्लेन के मिलर इंडिसेस बताओ। तो ये काम जो है इसे आप इंडेक्सिंग ऑफ डायफ्रैक्शन का नाम जो है वो देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने इसको सिंपली जो है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द यूनिट सेल पैरामीटर फ्रॉम द पीक पोजीशन, ठीक है। पीक पोजीशन से आपने यूनिट सेल के पैरामीटर्स को फाइंड आउट करना है, क्योंकि एक्चुअली ये है कि आप क्या करेंगे, पीक की पोजीशंस देखेंगे, ये 2 थीटा यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, पोजीशंस को देख के आप HKL की वैल्यूज़ निकालेंगे। HKL की वैल्यूज़ को देखकर आप अपने लैटिस टाइप को सिलेक्ट करेंगे कि आपके उस क्रिस्टलाइन मटेरियल में कौन सा यूनिट सेल पाया जाता है। जब आप लैटिस टाइप सिलेक्ट कर लेंगे, फिर आप लैटिस पैरामीटर्स को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। टू इंडेक्स अ डायफ्रैक्शन पैटर्न इट इज़ नेसेसरी टू असाइन मिलर इंडिसेस टू ईच पीक, ठीक है। डायफ्रैक्शन पैटर्न जो है आपको जो मिला है, उसके अंदर आपने हर पीक को मिलर इंडिसेस जो है वो देने हैं, उनको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अ डायफ्रैक्शन पैटर्न कैन नॉट बी एनालाइज अंटिल इट हैज़ बीन इंडेक्स। इंडेक्सिंग एक्चुअली क्या है कि आपने डायफ्रैक्शन पैटर्न को देखकर अपने मटेरियल के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी है। तो उसका जो सबसे पहला स्टेप यही है कि आपके डायफ्रैक्शन पैटर्न में जो पीक्स हैं उनके मिलर इंडिसेस आपको फाइंड आउट करने हैं। जब मिलर इंडिसेस आ जाएंगे, उनको देखकर आप ये अंदाज़ा लगा दोगे, फैसला कर लोगे कि उसके अंदर कौन से क्रिस्टल टाइप प्रेजेंट है। क्रिस्टल टाइप पर जब आपको पता लग जाएगी, तो फिर आप ये देखोगे उसके लेटेस्ट पैरामीटर लेंथ कैसे कैलकुलेट करनी है, फिर वॉल्यूम है, ये सारा कुछ आप कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। Information in the XRD pattern is a direct result of two things: size and shape of unit cell, which determines the relative position of diffraction peaks. relative position जो है diffraction peaks की XRD ग्राफ में, वो 2 चीज़ों की वजह से आती है, size and shape of unit cell। हर यूनिट सेल की साइज़ एंड शेप डिफरेंट होगी, तो उसमें हमारे पास डिफरेंट जो है पोजीशंस पे पीक्स आएंगी, और हर मटेरियल के लिए, हर क्रिस्टलाइन मटेरियल के लिए एक स्पेसिफाइड करेक्टरिस्टिक्स XRD पैटर्न हमें मिलता है। दूसरी चीज़ है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या रिप्रेजेंट करती है? एटॉमिक पोजीशंस को। यूनिट सेल के अंदर जो एटॉमिक पोजीशंस हैं वो आपको बताएंगी रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ द डायफ्रैक्शन पीक्स के बारे में, ठीक है। ब्रैग्स लॉ ने हमें ये बताया कि पोजीशन ऑफ पीक्स जो है वो आप कैसे जो है वो कैलकुलेट करोगे थीटा, ब्रैग्स लॉ की मदद से। जो थीटा है वो डी स्पेक्शन से रिलेटेड है। ब्रैग्स लॉ में हमने देखा 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा, तो मैं यहाँ से 1/d निकाल लेता हूँ, वो आ जाएगा 2 साइन थीटा ओवर लेमडा।
दोनों साइड का स्क्वायर कर लेते हैं। 1/d² इज इक्वल टू 4 sin स्क्वायर थीटा ओवर लैम्डा स्क्वायर। इसको मैं इक्वेशन जो है वो 1 दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हमने अभी देखा कि क्यूबिक के लिए जब हमने डी स्पेसिंग निकालनी है वो है 1/d² इज इक्वल टू s² प्लस k² प्लस l² ओवर a²। अब ये दोनों 1/d² के इक्वल है, हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर करने के बाद मैं यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू को जो है निकाल लूँगा। 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, लैम्डा स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर मेरे पास जो है लैम्डा वेवलेंथ एक्सरे की कांस्टेंट होती है, ए जो है ये भी लेटेस्ट पैरामीटर है, ये भी कांस्टेंट है, तो ये पूरा फैक्टर जो है कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है। तो मैं कांस्टेंट को हटा दूंगा तो मेरे पास एक डायरेक्ट रिलेशन आएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s² प्लस k² प्लस l²। ये रिलेशन ये साबित कर रहा है कि प्लेन्स विद हायर मिलर इंडिसेस विल डायफ्रैक्ट एट हायर वैल्यूज ऑफ थीटा, कि मिलर इंडिसेस जितने ज़्यादा बढ़ते जाएंगे एंगल ऑफ डायफ्रैक्शन जो है वो थीटा जो है वो उतना ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। ये रिलेशन हमें ये बात प्रूफ कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है जी स्टेप्स फॉर इंडेक्सिंग अ डायफ्रैक्शन पैटर्न। इस इंडेक्सिंग ऑफ डायफ्रैक्शन पैटर्न पे मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई हुई है और उसी की जो एग्जांपल सॉल्व किए हैं वही इस वीडियो में भी हैं, ठीक है। तो आप इंडेक्सिंग और डायफ्रैक्शन पैटर्न की जो फुल डिटेल है वो आप उसके अंदर समझ सकते हैं। इधर मैं सिर्फ जनरली कुछ स्टेप्स की बात करूँगा, ठीक है। आइडेंटिफाई द पीक्स, सबसे पहले है जी आपको डायफ्रैक्शन पैटर्न ग्राफ मिला, आपने उसमें पीक्स को आइडेंटिफाई करना है। उसमें 2 थीटा की वैल्यू दी होगी, 2 थीटा से आपने थीटा की वैल्यू निकालनी है, फिर साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, फिर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तमाम पीक्स के लिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने कैलकुलेट द रेशो निकाल लेनी है, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा मिनिमम, और उसको एक मल्टीप्लाई करना है अप्रोप्रिएट नंबर से टू मेक दैम होल नंबर्स। इन 3 स्टेप्स को समझने के लिए आप सिंपली यहाँ पे देख लें, मैं आपको बताता हूँ। ये मेरे पास एक ग्राफ था, ठीक है, डायफ्रैक्शन पैटर्न। पहला स्टेप में क्या करना है, आपने पीक्स को आइडेंटिफाई करना है कि ये किस किस पोजीशन पे है। मान लो ये 38 पे पॉइंट समथिंग पे है, ये 43 पॉइंट समथिंग पे है, ये 63 पॉइंट समथिंग पे है, ये इस तरीके से इनकी आपने पोजीशन को देख लिया। तो ये मैंने यहाँ पे लिख लिया कि मेरे पास उस जो है टेबल के अंदर टोटल 7 पीक्स थी, ये उनकी 2 थीटा पोजीशन मैंने लिख ली। 2 थीटा को आपने 2 पे डिवाइड कर देना है, थीटा की वैल्यूज़ आ जाएंगी ये सारी। फिर इन सब की साइन वैल्यू निकाल लेनी है, फिर इनको स्क्वायर कर लेना है, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। फिर इनमें जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा की 0.1084, इन तमाम वैल्यूज़ को उस पर डिवाइड कर देना तो आपके पास ये आ जाएगा। अगर तो यहाँ पर पूरे इंटीजर आ जाएँ तो ये हमारे पास पूरे इंटीजर आ गए, ये s² प्लस k² प्लस l² की वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी, ठीक है। इसमें 7 जो है ये फॉरबिडन नंबर है, इसको आपने कन्वर्ट ये क्योंकि यहाँ पे होता नहीं है तो इसको आपने सारी वैल्यूज़ को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है तो हमारे पास ये जो आ जाएंगी। ये क्यों किया है ये अभी हम डिस्कस करते हैं। ये सारे स्टेप्स थे जो अभी हमने बात की, ठीक है। तो हमारे पास जो है बात कर रहे थे, तो उसके बाद ये जब हम होल नंबर आ जाएंगे h² k² और l² के, उससे फिर हम मिलर इंडिसेस को जो है वो निकालेंगे। फिर हमने उन मिलर इंडिसेस को जो है स्टडी करके ये देखना है कि हमारा जो ब्रेवियस लैटिस है उसकी टाइप क्या है, फिर हम लैटिस पैरामीटर्स को कैलकुलेट करेंगे। अब आपको पता है कि क्यूबिक है, क्यूबिक के अंदर 3 हमने पढ़े, प्रिमिटिव है, फेस सेंटर्ड है और बॉडी सेंटर्ड है। अब तीनों में एटम्स की अरेंजमेंट भी मुख्तलिफ है, लिहाजा इन एटम से रिफ्लेक्शंस भी क्या होंगी, मुख्तलिफ होंगी। इसलिए अब कौन से लैटिस में कौन कौन सी प्लेन से रिफ्लेक्शन अलाउड है, किससे नहीं है, इसके पास हमारे पास कुछ रूल बने हुए हैं। जैसे अगर आपके पास प्रिमिटिव है, सिंपल क्यूबिक है, ठीक है, अगर आपके पास इसमें जो है ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ HKL होती हैं कि h² प्लस k² प्लस l² की वैल्यू बस होल नंबर होनी चाहिए तो वो आपका प्रिमिटिव है, ठीक है। अच्छा, BCC के लिए जो है क्या रूल है कि आपकी रिफ्लेक्शन तब अलाउड होगी जब h प्लस k प्लस l की वैल्यू क्या होगी, इवन। अगर वो ओड होगी तो फिर आपकी रिफ्लेक्शन नहीं होगी। फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए जो रूल है वो ये है कि h, k एंड l सारे के सारे तीनों या तो इवन होने चाहिए या ओड होने चाहिए, तब रिफ्लेक्शन होगी। और अगर ये मिक्सचर हुआ ओड और इवन का तब रिफ्लेक्शन नहीं होगी। इन रूल्स को अभी हम एग्जांपल से समझते हैं। सिंपल क्यूबिक में सारे प्लेन्स पे याद रखिएगा डायफ्रैक्शन होती है सिवाय फॉरबिडन नंबर के। BCC या FCC में तमाम प्लेन्स पे रिफ्लेक्शन नहीं होती क्योंकि वहाँ पे एटम्स की अरेंजमेंट क्या हो जाती है, बदल जाती है। आपको शुरू में मैंने बताया था बॉडी सेंटर में, बॉडी के अंदर सेंटर में एक एटम आ जाता है, फेस सेंटर में तमाम फेसेस पे। इसलिए FCC और BCC के डायफ्रैक्शन पैटर्न भी क्या होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं। अगर किसी लैटिस में
वो प्रिमिटिव नहीं है, अगर लैटिस प्रिमिटिव नहीं है तो सर्टेन क्लासेस ऑफ HKL पीक्स विल बी मिसिंग, दीज आर कॉल्ड सिस्टमेटिक एब्सेंसेस, कि एक सिस्टम के तहत वो पीक्स एब्सेंट हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि एटम्स की अरेंजमेंट बदल जाती है और वहाँ पे डाइफ्रैक्शन नहीं हो पाती, इसलिए वहाँ पे हमें पीक्स नहीं मिलती। तो हम जो है इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये आपने अभी गौर से समझना है। सिलेक्शन रूल को हम इनके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास HKL की वैल्यूज़ हैं, ये H² प्लस K² प्लस L² की वैल्यू है, ठीक है। और ये सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूबिक और फेस सेंटर क्यूबिक, ठीक है। तो अगर H² प्लस K² प्लस L² की वैल्यू ये 1 है, ठीक है, तो हमारे पास HKL क्या होगा 1 0 0, ये हमारे पास कम्बिनेशन बनेगा 1 0 0 का, ठीक है। इसको आपने गौर से देखना है। अब सिंपल क्यूबिक के लिए क्या था कि H² प्लस K² प्लस L² की वैल्यू होल नंबर होनी चाहिए, तो आप इनको होल करेंगे तो 1 आएगा ये, इसलिए इसमें ये पीक प्रेजेंट होगी। BCC के लिए क्या था कि H प्लस K और प्लस L, इसका जो सम है वो इवन होना चाहिए। अब ये हमारे पास जो है 1 है प्लस 0 है प्लस 0 है, इसका सम आ रहा है 1, ये तो ऑड नंबर है, इसलिए BCC में ये पीक मौजूद नहीं होगी। FCC के लिए क्या था कि जो आपके HKL हैं तीनों वैल्यूज़ क्या हो, या तो इवन हो या तो ऑड हो। तो यहाँ हमारे पास जो है ये है 1 0 0, ये ऑड है, ये दोनों इवन है, मिक्सचर है, इसलिए यहाँ भी ये पीक मौजूद नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे पास है 1 0 0 1 1 0 सॉरी 1 1 0, इसका जो आप तीनों का स्क्वायर करके सम करेंगे वो 2 आएगा, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, वो एक 2 आया, ये होल नंबर है, इसलिए सिंपल क्यूबिक में ये पीक मौजूद है। BCC के लिए क्या शर्त थी कि तीनों का सम करें तो वो इवन आए, तो 1 प्लस 1 प्लस 0, तो ये 2 है, 2 एक इवन नंबर है, इसलिए BCC में ये पीक प्रेजेंट है। FCC के लिए क्या क्राइटेरिया था कि तीनों या तो ओड हो या तो इवन हो, तो यहाँ पे हमारे पास 1 1 0 है, तो ये दोनों तो ओड हैं, ये इवन है, मिक्सचर है, तो इसलिए यहाँ पे ये पीक मौजूद नहीं होगी। तीसरा हमारे पास है 1 1 1, ठीक है। इसमें हम देखें तो पहले सिंपल क्यूबिक के लिए तीनों का स्क्वायर करें तो वो क्या है, और सम करें तो वो एक होल नंबर है, ये 3 है, होल नंबर है, इसलिए ये इसमें पीक प्रेजेंट होगी। ये प्लेन डाइफ्रैक्शन करेगा, इस प्लेन से डाइफ्रैक्शन अलाउड होगी, ये तीनों मतलब हैं इसके, ठीक है ना। अच्छा, अब देख लो BCC का लिए क्या रूल था कि तीनों का सम करें और वो क्या आए, वो एक इवन नंबर है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1, ये हमारे पास 3 आ रहा है, ये ओड है, इसलिए इसमें ये पीक मौजूद नहीं है। FCC के लिए क्या है, या तो तीनों ओड हो या तीनों इवन हो, तो ये आप देखें 1 1 1 तीनों ओड हैं, तो इसमें ये पीक प्रेजेंट है। तो FCC में पहली पीक हमेशा 1 1 1 से आती है, यानी फेस सेंटर क्यूबिक अगर यूनिट सेल होगा तो उसका जो प्लेन है उसका मिलर इंडिसेस 1 1 1 है, तो उससे पहली पीक आपको डाइफ्रैक्शन मिलेगी, वहाँ से डाइफ्रैक्शन अलाउड होगी। इन दोनों प्लेन से डाइफ्रैक्शन अलाउड FCC में नहीं होगी। समझ आ रही बात की? तो इस तरीके से आपने इसको जो है वो देख लेना है, ये तमाम तर वैल्यूज़ हैं। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ और इसमें आपको नज़र आ रही होगी 7 और 15, इनके ऊपर हमारे पास कोई मिलर इंडिसेस जो है वो नहीं बनते, इनके ऊपर जो है हमारे पास कोई कम्बिनेशन नहीं बनता, क्योंकि तीनों के लिए जो सिलेक्शन रूल्स हैं, जब हम सिलेक्शन रूल्स को अप्लाई करते हैं तो कोई भी HKL का, कोई भी कायनात में कोई भी ऐसा HKL का कम्बिनेशन नहीं है कि आप इनके 7 और 15 को जो है वो पूरा कर सकें, ठीक है। दीज आर कार्ड फॉरबिडन नंबर सिलेक्शन रूल्स के मुताबिक, और H² प्लस K² प्लस L², इस कंडीशन को देखते हुए हम इनकी वैल्यूज़ को नहीं बना सकते, ठीक है, वरना अगर हम बनाएंगे तो सिलेक्शन रूल वायलेट हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर इंडेक्सिंग ऑफ डाइफ्रैक्शन पैटर्न में स्टेप 4 पे जब हम उसको H² प्लस K² प्लस L² की वैल्यूज़ को हम जो है होल नंबर में कन्वर्ट करते हैं, अगर वहाँ पे 7 या 15 आ जाए तो आपने क्या करना है, सारी वैल्यूज़ को किसी और डिजिट से मल्टीप्लाई कर देना है और उसको कन्वर्ट कर लेना है किसी और वैल्यू में। जैसे आप ये एग्जांपल जी मैंने ना सॉल्व की हुई हैं पूरी दोनों एग्जांपल अलहदा वीडियो में, आप उसमें देखेंगे। तो यहाँ पर जब आप इस स्टेप पे पहुँचते हैं ना, तो यहाँ पर आपको 7 जो है वो मिलता है। तो आपने क्या करना है, क्योंकि ये फॉरबिडन नंबर है, इसके लिए HKL की वैल्यूज़ यानी ये आप नहीं बना सकते,
तो आपने क्या करना है, इन तमाम वैल्यूज़ को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, कन्वर्ट होगी। अब इन तमाम वैल्यूज़ यानी 14 के लिए आप HKL की वैल्यू जो है वो बना सकते हैं। वो आपके पास क्या होती है, 321। समझ आ रही बात की। ये फोरबिडन नंबर अगर यहाँ पे आ जाए तो आपने क्या करना है, इसको किसी और डिजिट से मल्टीप्लाई करके जो है कन्वर्ट कर लेना है कि इनमें, और इनके लिए आप जो है HKL की वैल्यूज़ को बना सकते हैं। ओके हो गया। एंड पे हमारे पास सिर्फ एक दो चीज़ें रह गई हैं कि अब आपने ये देख लिया कि यहाँ पर हमने ये बात करते हैं, ये हम स्टेप इंडेक्सिंग और डिफ्रैक्शन को फॉलो कर रहे थे। ठीक है, हमें पीक्स मिली, पीक्स के 2 थीटा पोजीशन थी, 2 थीटा को थीटा में कन्वर्ट किया, साइन थीटा लिया, साइन स्क्वायर थीटा लिया, मिनिमम पे डिवाइड किया। अगर तो होल नंबर आ गए वेल एंड गुड, वरना पहले 2 से मल्टीप्लाई करो फिर होल नंबर आ जाएंगे, ना है तो फिर 3 से करो। ये आगे एक एग्जाम्पल सॉल्व हुई हुई है, आप दूसरी वीडियो में देख सकते हैं। तो होल नंबर आ गए, होल नंबर आने के बाद ये हमारे पास आ गए होल नंबर, इनके लिए HKL की वैल्यूज़ ले ली। फिर इन HKL की वैल्यूज़ को देखते हुए आप ये देखोगे कि ये 110 है, ये 200 है, 211 है, 220 है, 310 है। इन वैल्यूज़ को आप पढ़कर और सिलेक्शन रूल इन पे लगाकर आप बताओगे कि इसमें कौन सा यूनिट सेल टाइप है। तो जब हम इन पे सिलेक्शन रूल लगाते हैं तो हमें इसमें जो टाइप मिलती है वो BCC है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है। ठीक है, फिर जब आपको ये लैटिस टाइप पता चल जाती है, फिर आपने क्या करना है, लैटिस पैरामीटर कैलकुलेट करने हैं। लैटिस पैरामीटर में आप सिंपली सबसे पहले क्या करोगे, जो आपकी ये लेंथ है, जैसे ये हमारे पे यूनिट सेल है ना एक, तो इसमें ये एक्स एक्सिस पे ये जो आपकी ये वाली लेंथ है, एज लेंथ A है, ये B है और ये वाली C है। तो क्यूबिक के केस में आपको मैंने बताया था ABC तीनों लेंथ बराबर होती है, मैं तीनों को A ही कंसीडर कर सकता हूँ। तो हमारे पास डी स्पेसिंग का फार्मूला था, इस फार्मूले को इस्तेमाल करके आपने A की वैल्यू को यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, HKL की वैल्यूज़ अब आपके पास आ गई हैं, आपको पहले क्या निकालनी पड़ेगी, D की वैल्यू। D की वैल्यू पुट करेंगे आप इसमें, आप लैटिस पिरामीटर A निकाल सकते हैं। याद रखिएगा A की जितनी भी वैल्यूज़ आप तमाम पीक्स के लिए निकालोगे वो तमाम की तमाम आलमोस्ट सेम होंगी, क्योंकि क्रिस्टल क्या है वो सबके लिए सेम है, तो उसमें यूनिट सेल सबके क्या होंगे, सेम, तो एज लेंथ भी आलमोस्ट सेम आएगी। डी की वैल्यू सबके लिए क्या होगी, मुख्तलिफ होगी, क्योंकि डी इंटर एटॉमिक डिस्टेंस पर डिपेंड करती है, ना कि यूनिट सेल की कन्फिग्रेशन पे। समझ आ रही बात की। तीसरी बात ये है, हमने दो रिलेशन पढ़े, 2D साइन थीटा इज इक्वल टू एम लेमडा, ब्रैग ला, डी यहाँ से आया एन लेमडा ओवर 2 साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एक डी और डी स्पेसिंग और थीटा का इन्वर्स रिलेशन आ रहा है। इसका मतलब ये है कि एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन जितना बढ़ेगा डी स्पेसिंग उतनी कम होती जाएगी। एक और जो हमने अभी डी स्पेसिंग का पढ़ा, इसमें हमारे पास जो HKL की वैल्यूज़ का डी स्पेसिंग के साथ इन्वर्स रिलेशन है। मतलब मिलर इंडिसेस जितने ज़्यादा बढ़ते जाएंगे, उसकी मिलर इंडिसेस की वैल्यू जितनी बढ़ती जाएगी, डी स्पेसिंग उतनी कम होती जाएगी। इसको आप सिंपली यहाँ से समझ सकते हैं कि मेरे पास ये क्रिस्टल लैटिस है। ठीक है, ये दो प्लेन है जिनके मिलर इंडिसेस 100 और 110 है। ये एक प्लेन, ये दूसरा प्लेन, इनमें जो स्पेस है उसे डी स्पेसिंग कह रहे हैं। तो जैसे जैसे ये मिलर इंडिसेस बढ़े तो इनमें ये जो डी स्पेसिंग है ये क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ये रिलेशंस हमें ये बात प्रूव करके दे रहे हैं। ठीक है, जब सब पीस के लिए A की वैल्यू आप निकाल लोगे, उसके लिए एवरेज जो है A आपने निकाल लेना है, क्योंकि हमें सिंगल A चाहिए होता है। और उसके बाद एट द एंड आपने जो है वॉल्यूम निकाल लेना। अगर क्यूबिक था तो वॉल्यूम A क्यूब लगाकर आपने यूनिट सेल का वॉल्यूम आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन पूरी सॉल्व हुई हुई है। आपने ये हर पीक के लिए जो है क्या कहते हैं, इस तरीके से ये डी भी निकालने हैं और ए भी निकालने हैं। ठीक है, ए जब सारे ए की वैल्यूज़ निकल आएगी तो आपने जो है एवरी लेटेस्ट पैरामीटर ए को फाइंड आउट कर लेना है और फिर उसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेना है। सेम इस तरीके से एक और एग्जांपल है, इसमें 5 पीक्स हैं, सेम उसी तरीके को फॉलो करना है आपने। और जो है इसका हमारे पास जो लेटेस्ट टाइप आएगी FCC आएगी। FCC को देखकर फिर आपने डी और ए की वैल्यूज़ निकालनी है, एवरेज ए निकाल लेना है और फिर एट द एंड आपने वॉल्यूम निकाल लेना है। इस तरीके से ये हमारा इंडेक्सिंग और डिफ्रैक्शन पैटर्न था, XRD था, कि किस तरीके से XRD को इस्तेमाल करके आप अपने क्रिस्टलाइन मटेरियल में क्रिस्टल की टाइप को समझोगे, क्रिस्टल की उसके लिए HKL की वैल्यूज़ निकालोगे। HKL की वैल्यू से आप डिटरमाइन करोगे कि आपका मटेरियल कैसा है, उसमें लैटिस टाइप कौन सी है। लैटिस टाइप को देखकर आप ये फैसला करोगे फिर कि अल्लाह आपका भला करे, फिर लैटिस पैरामीटर को आप कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हम 2-3 लैटिस पैरामीटर और हैं, जैसे क्रिस्टल का साइज़ है उसे आप कैसे निकाल सकते हो, टेक्सचर कोएफिशिएंट है, इसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में अगर आपको कोई बात समझ ना आई हो तो वो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।